14% पूरा कवर हो। क्लियर है बेटा? क्वेश्चंस की बात करें तो हम लगभग वही 8 to 10 एमसीक्यूज यहाँ से आने ही आने हैं। कभी कभी इतना वेटेज हो जाता है कि सेल चैप्टर से अकेले ही 8 क्वेश्चंस आए हुए हैं। क्लियर? अगर हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ की बात करें तो यहाँ से 2018 में 4, 19 में 5, 12 में आए थे 10 क्वेश्चन। 2012 में यहाँ से आए थे 10 क्वेश्चन। ठीक, तो हमें इतना प्रिपरेशन करके रखना है इस चैप्टर को एकदम स्ट्रांगली कि यहाँ से जो देखो पूरे यूनिट का ही वेटेज हो गया 10%, तो अप्रोक्सीमेटली हमें ये डेटाबेस जो एनसीईआरटी पॉइंट है वो तो हमारे एकदम ही क्लियर होने चाहिए, और वो हमें एकदम मार्कआउट करके यहाँ से निकाल लेने हैं, क्योंकि इसका वेटेज बहुत है। अगर हम प्रिडिक्ट करें तो अप्रोक्सीमेटली 6 to 7 क्वेश्चन आ सकते हैं सेल से 5, सेल से। ठीक है, 5 to 6 क्वेश्चन आराम से आ सकते हैं, क्योंकि कभी कभी वो लिंक क्वेश्चन रहते हैं, फिजियोलॉजी के क्वेश्चन रहेंगे, प्लांट फिजियोलॉजी के, माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड, फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड, ईटीएस किस मेम्ब्रेन पे हो रहा है, इस तरीके के जो होते हैं वो एक तरीके से कॉमन क्वेश्चंस हो जाते हैं। क्लियर बच्चों? अब आप यूनिट वाइज देखो तो यूनिट के पहले पैराग्राफ में जो कहानी लिखी हुई है ये आपको समरी है। फिर जो साइंटिस्ट है जिनको यहाँ पे आपको थोड़ी श्रद्धांजलि देनी है वो है रामाचंद्रन जी। इन्होंने प्रोटीन की जो फोल्डिंग है, प्रोटीन के जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हैं, इनको आइडेंटिफाई करने के लिए एक ग्राफ दिया है, रामाचंद्रन प्लॉट बोलते हैं उसको। आज भी ये स्ट्रक्चरल एनालिसिस फॉर द प्रोटीन, हम लोग जो बायो इन्फॉर्मेटिक में डेटाबेस काम करते हैं या सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, वहां पे भी हम प्रोटीन के सीक्वेंस को डाल के उसको रामाचंद्रन एनालिसिस करते हैं, एंड देन दैट कैन विद द प्रिडिक्शन इट विल बी अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेटेड सीट या क्या होगा। या तो हमें यहाँ से बेटा इनकी इंफॉर्मेशन को सबको ध्यान में रखना है। इनफैक्ट मद्रास स्कूल के फाउंडर हैं ये, इसी को आईआईटी मद्रास बोला जाता है अब। एंड देन रामाचंद्रन प्लॉट हो गया। फिर 1914 पीएचडी कैम्ब्रिज, ये सब इंफॉर्मेशन आप यहाँ से देख लोगे बेटा। जो भी इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट की दी हुई है वो आप यहाँ से रीड कर लोगे। फिर हम फर्स्ट चैप्टर की बात करें, इस चैप्टर से बस हमें क्वेश्चंस देखने बेटा। क्वेश्चंस चैप्टर को डिवाइड कर दिया गया इसमें कि हम सेल को देख रहे हैं, सेल थ्योरी को देख रहे हैं, एंड ओवरव्यू ऑफ सेल देख रहे हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, एंड देन उसमें ही हम पूरा ऑर्गेनेल्स वगैरह देखते हुए इस चैप्टर को खत्म। क्लियर? जो एग्जामिनर का बहुत फेवरेट पोर्शन है दैट इज अबाउट द सेल। सेल थ्योरी एकदम कहते हैं ना कि फिक्स क्वेश्चन है, यहाँ से आता ही आता है, उस तरीके से ये आपको ध्यान में रखना। सेल क्या है, व्हाट इज सेल? तो सेल में आपको वो वाले कॉन्सेप्ट याद रखने हैं कि मिनिमम लिविंग की एक रिक्वायरमेंट है कि कब हम उसको लिविंग कहते हैं, दैट इज द हैविंग यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर का होना मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इससे कम जैसे वायरस, विरियोड्स, प्रियॉन्स, वो सब लिविंग के कैटेगरी में नहीं आते। अगर आप ऑर्गेनिज्म की बात करोगे, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म इज मिनिमम, सबसे छोटा जो होगा वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होगा। एंड फिर हम जान रहे हैं कि दैट इज द स्ट्रक्चरल एंड बेसिस, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, फंक्शनल बेसिस ऑफ लाइफ। ठीक है, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ क्या हो जाता है, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ या बेसिस ऑफ लाइफ वो क्या होगा, सेल। ये सब तो कॉमन क्वेश्चन है जो सबको आई थिंक सभी को आते होंगे, इस सब पे टाइम नहीं वेस्ट करते। क्यों? थोड़ी सी इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट बेस से रिकॉल कर लो। रॉबर्ट हुक, जिन्होंने आइडेंटिफाई किया था फर्स्ट टाइम, ठीक है, फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाई किया था रॉबर्ट हुक ने। वर्ड दिया था कंपार्टमेंट, इन्होंने कॉर्क सेल में देखा था कि कंपार्टमेंट है और उसको वर्ड दिया था सेला, सेला। क्लियर? फिर फर्स्ट लिविंग सेल आइडेंटिफाई किया था एंटोनी वॉन लीवेनहॉक में। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक का तो नाम दिया होगा इसमें, देखो। ठीक है, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने फर्स्ट लिविंग सेल दिखाया, देखा था। एंड जो रेन ड्रॉप, रेन वाटर है उसमें उन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल देखा था, और इनके पास अपना बनाया हुआ उस वक्त का सबसे अच्छा माइक्रोस्कोप था। क्लियर? इस वजह से काफी जैसे स्पर्म वगैरह के स्टडी है, माइक्रोबियल स्टडी में इनका नाम जाना जाता है। ठीक है, तो लिविंग सेल का ध्यान रखना। फिर आपको रॉबर्ट ब्राउन का ध्यान रखना है, न्यूक्लियस की डिस्कवरी।
ये पॉइंट हो गए क्वेश्चन। इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। ये एमसीक्यू है। हेंस सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तीन साइंटिस्ट हमें यहाँ देखना है। इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप जो कि अराउंड 1950s के एरा में हुआ था, उसके बाद ही पूरी प्रॉपर स्टडी सेल की हो पाई है। तो इसके पहले के सब ऐसे छोटी मोटी स्टडी है। क्लियर। इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड इट्स इम्प्रूवमेंट लीडिंग टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिलेटेड ऑल स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ द सेल। इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अलावा यहाँ पे जो एक मेन रोल प्ले किया था वो स्टेनिंग टेक्नोलॉजी ने रोल प्ले किया था। ठीक है, स्टेनिंग टेक्नोलॉजी ने रोल प्ले किया था, जैसे कि जिससे आप स्टेन करके सेल के अंदर के ऑर्गेनल्स को देख सको और देन स्टडी कर सको। तो ये ध्यान में रखना। टूल्स एंड टेक्निक में मैंने स्टेनिंग का सेक्शन लिया था और मैंने एक टेबल दिया हुआ है कि किस स्टेन से क्या स्टेन करके देखते हैं, उसको स्टडी कर। ठीक है, अभी आज से देखिए थोड़ा एनसीईआरटी के पॉइंट से। सेल थ्योरी, सेल थ्योरी के लिए जो आपको मेन ध्यान में रखना है, साइंटिस्ट। साइंटिस्ट है क्या? ठीक है, वो साइंटिस्ट क्या है, किस फील्ड से है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन पूछी गई है। 1838 में फर्स्ट टाइम सेल थ्योरी को स्टडी करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे शिल्डन एंड स्वान। शिल्डन, शिल्डन, आप देखो इसको मैं आज थोड़ा सा ऐसे बता देती हूँ जो कंफ्यूजन होता है। श्वान हम लोग जानते हैं कि पक्षी को बोला जाता है ना, हंस। स्वान ने एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने किया था। तो जो पक्षी है, जो हंस है आपका, वो आ गया जूलॉजी का पार्ट। ठीक है, तो श्वान जो है वो जूलॉजिस्ट है। क्लियर। सील्ड बच गया। सील्ड को आप अब एक याद है तो दूसरा याद रहेगा, नहीं भी याद सकते कर सकते हो। तो अभी मैंने उस दिन मैं मोनोकॉट पढ़ा रही थी बच्चों को 11th में, तो वहां हम लोग मोनोकॉट के सीड में हम लोग शील्ड लाइक स्कूटेलम देखते हैं ना। ठीक है, उससे याद रखो। शील्ड मतलब बॉटनिस्ट एंड श्वान मतलब जूलॉजिस्ट। कोई भी एक याद रहेगा तो दूसरा याद हो जाएगा। तो जर्मन बॉटनिस्ट जो थे वो मैथ्यूस शिल्डन थे and examined a large number of plants and observed that all plants are composed of different kinds of cells which form the tissue of the plant. क्या इन्होंने कहा है? plants are composed of different kinds of cells. ये cell word which form the tissue of a plant. ठीक है, at about the same time श्वान ने, श्वान क्या है? वो जर्मन बॉटनिस्ट है। ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट है था 1839 में। ये जो स्टडी के लिए अगर एक ईयर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा ना कि सेल थ्योरी फर्स्ट टाइम कब आई थी, तो 1839 में। फिर रिपीट कब हुई थी? रुडोल्फ विर्को ने कब किया था? 1855 में। 16 ईयर का गैप है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना कि कोई बच्चा हुआ और वो टीनेज होता है 16 ईयर में, इस तरीके से आपकी सेल थ्योरी आई थी एंड उसको एकदम मैच्योर सेल थ्योरी बोलते हैं, या रिवाइज सेल थ्योरी जो हुई थी वो आपको 16 साल के बाद 1855 में प्रपोज हुई थी रुडोल्फ विर्को विर्को से। तो श्वान हम देख ले, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, सिल्डेन जर्मन बॉटनिस्ट, एंड उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट चीज इसमें आ जाता है जो इन्होंने लेयर की बात कर दी थी। ठीक है, टर्म नहीं दिया था लेकिन आउटर लेयर की बात की हुई थी। एक थिन आउटर लेयर प्रेजेंट है दैट इज टुडे नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो डायरेक्ट आपको यहाँ से गलत एक क्वेश्चन जो फ्रेम हो जाता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन टर्म इन्होंने नहीं दिया था लेकिन आउटर मेम्ब्रेन की स्टडी इन्होंने की थी। क्लियर। जूलॉजिस्ट है। मेनली एक आता है माइंड में कि एनिमल सेल पे ही स्टडी किए होंगे, लेकिन मेनली ये एनिमल के साथ साथ किए थे। बॉटनी प्लांट सेल पे भी स्टडी किए थे। तो इन्होंने बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल पे स्टडी की थी। मतलब बीइंग जूलॉजिस्ट इनका जो एरिया था वो एनिमल प्लस प्लांट सेल बोथ था एंड आउटर मेम्ब्रेन को इन्होंने बताया बेस्ड ऑन स्टडी ऑन प्लांट टिश्यूज दैट द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। अब एक इनका यहाँ पे क्वेश्चन और बनता है कि आउटर लेयर के बारे में एंड प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इन अ प्लांट सेल, ये यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से साइंटिस्ट ने बनाया? डायरेक्ट नहीं पूछ सकता है, इनडायरेक्टली आपको स्टेटमेंट दे देगा और साइंटिस्ट का नाम पूछेगा। तो श्वान नहीं दिया। कैरेक्टर ऑफ द प्लांट सेल, अब ये क्वेश्चन कराता है मिस्टेक। मैंने क्लास के भी टाइम में बताया कि प्लांट सेल पूछता है और हम बॉटनिस्ट को टिक करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ध्यान में रखना ये श्वान ने बनाया था। On the basis of this, Swan proposed the hypothesis that the bodies of animals and plants are composed of cells and product of cell. फिर थर्ड फोर्थ क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है ये, क्या इन्होंने कंक्लूड किया था कि जो बॉडी
बनी हुई है एनिमल और प्लांट सेल की, वो क्या है आपका, या तो सेल से बना हुआ है या प्रोडक्ट ऑफ सेल से बना हुआ है, मतलब बायोमोलिक्यूल्स की बात इन्होंने कर दी। क्लियर है? सिल्डन एंड सॉल्ट टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी, और ये हो गया 1839। ठीक है, 38 में सिल्डन, 39 में कंक्लूड किया श्वान, एंड दोनों ने मिलकर 39 में कंक्लूड सेल थ्योरी दे दी और उसको 1839 में प्रपोज किया। फिर आपको यहाँ से और क्वेश्चंस क्या आते हैं कि इस सेल थ्योरी में क्या पॉइंट नहीं था और क्या पॉइंट था, ये तो हमने देख लिया। तो क्या पॉइंट नहीं था कि आप कह तो रहे हो कि सेल से बने हुए हैं, प्रोडक्ट ऑफ सेल से बने हुए, लेकिन पहली सेल सेल कैसे बन रही है ये आपको नहीं, आपने एक्सप्लेन नहीं किया। ठीक है, इसी को रिवाइज करके रुडोल्फ विर्को ने फिर थियरी दे दी ओमनी सेलुलर ई सेलुलिक, और ये आया हुआ क्वेश्चन है 2019 का। ओमनी सेलुलर ई सेलुलिक डायरेक्ट ये स्टेटमेंट और किसने दिया था, इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन पुट होता है। ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ द सिल्डन एंड सॉन टू गिव द सेल थ्योरी अ फाइनल शेप and assured it is all living organisms are composed of cells and product of cells। ठीक है, all cells arises from pre-existing cells, and थर्ड पॉइंट आपको इसके साथ ध्यान रखना है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये तीन पॉइंट थे जो कंक्लूडिंग पॉइंट। क्लियर है? यहाँ से साइंटिस्ट याद रखना है, साइंटिस्ट का बैकग्राउंड भी याद रखना है आपको, कौन जर्मन बॉटनिस्ट है, कौन ब्रिटिश जूलॉजिस्ट है। जूलॉजिस्ट को याद रखने के लिए अभी मैंने बताया कि श्वान को याद रखो, श्वान आपका एक हंस, हंस को आप स्वान बोल रहे हो, स्वान नेक एक्सपेरिमेंट भी आपने देखा, तो वहां से आप ध्यान में रखो कि ये जूलॉजिस्ट है। एंड बीइंग जूलॉजिस्ट इन्होंने प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों की स्टडी की थी। इन्होंने आउटर मेम्ब्रेन को बताया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एग्जिस्टेंस को बताया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन टर्म नहीं दिया, और प्लांट सेल में सेल वॉल इज द कंपोनेंट ऑफ द प्लांट सेल, ये इन्होंने बताया। क्लियर है? तो ये पोर्शन आपका काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को कवर करता है, जो कि कभी भी आपकी कोई प्रिपरेशन में ये एमसीक्यूज गलत नहीं होने चाहिए। तीन साइंटिस्ट हैं, मैकेनिज्म है, क्या उन्होंने देखा, क्या उन्होंने कहा, इतनी सी बात। अब ओवरव्यू ऑफ सेल को देखें। अच्छा, यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या बनेगा, ओनियन पील। कहाँ से आप एक सेल की स्टडी कर सकते हो? तो प्लांट सेल में, प्लांट सेल सेल की स्टडी इज डिफरेंट थिंग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी तो आरबीसी आपको पकड़ना होगा वहां पे। क्लियर? आरबीसी पूरे के पूरे सेल की स्टडी, तो प्लांट में ओनियन पील, ठीक है, जो ओनियन का आप देखते हो ना एक छिलके जैसा होता है उससे, एंड ह्यूमन चिक जो आपका ये इनर साइड है वेस्टिब्यूल कैविटी में, ठीक है, जॉ और चिक के बीच में, उस सरफेस पे आप अगर रब करोगे, स्वैब स्वैब रब करोगे, तो वो जो लेयर है वहां से कुछ सेल आ जाती हैं इजीली। ठीक है, जो आपको स्लाइमी लेयर दिख रही है अंदर की साइड, वहां से इजीली कलेक्ट हो जाता है, इसलिए ह्यूमन चिक सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप इसकी स्टडी कर रहे हैं। Let us recollect their structure. The onion cell, which is a typical plant cell, has a distinct cell wall as its outer boundary. अब हमें पता है कि जब हम सेल वॉल की बात करते हैं तो सेल वॉल इज द कैरेक्टरिस्टिक। अब यहाँ पे आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंस, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के डिफरेंस, ये सब चीजें ध्यान में रखनी बेटा। प्लांट सेल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, सेल वॉल आउटर बाउंड्री रहेगी। यूनिवर्सल लेयर की अगर हम बात करें, यूनिवर्सल मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज, प्लांट और फंजाई और आपका एनिमल या सब जगह जो प्रेजेंट है लेयर, दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर? और सेल वॉल आपका मोनेरा, फंजाई एंड प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। सेल वॉल के कंपोनेंट याद रखना है कि सेल वॉल किस चीज की बनी हुई है। जैसे मोनेरा में बनी होगी किसकी, मोनेरा में सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर की बनी होगी, ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर की बनी होगी, फंजाई में काइटिन की बनी होगी, एंड प्लांट सेल में जब आप बात करोगे तो वो सेलुलोज की बनी होगी। अभी करते हैं इसके बारे में डिटेल। तो टिपिकल सेल जो है वहां पे आउटर बाउंड्री सेल वॉल है, देन सेल मेम्ब्रेन है। सेल्स ऑफ ह्यूमन चिक हैव एन आउटर मेम्ब्रेन एज डिटरमाइनिंग स्ट्रक्चर ऑफ सेल, और जो आउटर मेम्ब्रेन है वो डिटर्मिनेंट होगा ऑब्वियसली कि क्या स्ट्रक्चर है उस सेल का, शेप कैसा है, ये डिटरमाइन कौन कर देगा, उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और क्योंकि एनिमल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है, इसलिए ये स्ट्रक्चर जो होता है वो लिटिल बिट फ्लेक्सिबल होता है और रिजिड होगा आपका प्लांट्स में। क्लियर बच्चा? ठीक है,
This nucleus contain inside each cell a dense membrane bound structure called nucleus. फिर हमें ध्यान में रखना है अंदर जो स्ट्रक्चर जो आपका सबसे प्रोमिनेंट दिखेगा, हाँ बेटा पेप्टाइडोग्लाइकन, ठीक है, वो स्ट्रक्चर क्या होगा, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होगा, क्रोमोसोम होगा, न्यूक्लियोलस होगा, ठीक है, आरएनए होंगे, प्रोटीन्स होंगे, एंजाइम्स होंगे, इस तरीके के स्ट्रक्चर आपको न्यूक्लियस के अंदर दिखेगा। और जो प्लाज्मा होगा उसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, which in turn contain the genetic material DNA. Cells that have membrane bound nuclei are called eukaryotic, whereas cells that lack a membrane bound nucleus are prokaryotic. अब आपको सबसे इसमें डिफरेंस ही यही है, प्रोकैरियन मतलब प्रिमिटिव न्यूक्लियस, यूकैरियन मतलब मॉडर्न न्यूक्लियस, मॉडर्न न्यूक्लियस मतलब मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियोइड। उसके लिए मेन टर्म अगर क्वेश्चन में आता है न्यूक्लियोइड, तो आपको न्यूक्लियोइड को प्रायोरिटी देनी है, ठीक है, नेकेड डीएनए बोलेंगे, थिक ओपन है। इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग रिलेट किए थे कि एक ही टाइम में वहां पे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन पैरेलली हो सकता है, क्योंकि आरएनए को मूव करके साइटोप्लाज्म में नहीं आना है। क्लियर बच्चा, तो इस तरीके की चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए। इन बोथ प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म, ठीक है। जो आप एरेना की बात करते हो कि एक जो जोन जो आपका फिजियोलॉजिकली मेटाबॉलिकली एक्टिव है और वहां पे सारे प्रोसेसिंग चल रही है, वो जगह क्या होती है, वो होता है साइटोप्लाज्म, ठीक। प्रोकैरियोट में हम साइटोप्लाज्म बोलेंगे, यूकैरियोटिक में हम उसको प्रोटोप्लाज्म बोल देंगे। क्लियर है। ऑक्युपाइज द वॉल्यूम ऑफ सेल, द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरेना। ये क्वेश्चन है फिर से आपका, अपनी अपनी एनसीईआरटी पास में रखोगे, ठीक है, एनसीईआरटी और डिटेल नोट्स भी रखो पास में, क्लास के जो नोट्स थे। मेन एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज इन बोथ द प्लांट एंड एनिमल सेल, दिस इज द एमसीक्यू, जिसके में भी मार्क नहीं हो मार्क करते चलना। वेरियस केमिकल रिएक्शन अकर इन इट टू कीप द सेल इन द लिविंग स्टेट। लिविंग स्टेट की कैरेक्टरिस्टिक्स ही होती है कि वहां पे मेटाबॉलिक प्रोसेस चल रही हो, वहां पे कभी इक्विलिब्रियम मेंटेन ना हो पाए, हमेशा एक ग्रेडियंट बना रहेगा, चाहे वो आयनिक ग्रेडियंट देखो, चाहे जो भी प्रोसेस चल रही है उसके ग्रेडियंट्स वहां पे बने रहने चाहिए ताकि वो प्रोसेस वहां पे चलती रहे, एंड दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग। नाउ हम बात करें बिसाइड द न्यूक्लियस, द यूकैरियोटिक सेल्स हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनेल्स। यूकैरियोटिक में आपको स्पेसिफिकेशन क्या मिल रहा है कि वहां पे अनदर आपको ऑर्गेनेल्स मिलेंगे, एक्सेप्ट द विच ऑर्गेनेल, एक ऑर्गेनेल कॉमन है दोनों में। व्हाट इज द नेम ऑफ ऑर्गेनेल? एक तो कुछ जला देते हैं यार सुबह सुबह, धुआं धुआं। ऑर्गेनेल का नाम बताओ, फटाफट बताओ जानवी। हम्म, राइबोसोम, ठीक है। यही क्लास सामने लेने में मजा आता है, यहाँ पे अकेले हम भी बोलते हैं। राइबोसोम, चलो तुम लोग टाइप मत करो, टाइम लगता है, ऐसे और टाइम जाता है, बस सुनो ध्यान से। राइबोसोम ऐसा ऑर्गेनेल है जो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में दोनों में प्रेजेंट है। अब यूकैरियोटिक में नंबर ऑफ ऑर्गेनेल्स ज्यादा होते हैं, कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है, ये सब फंडामेंटल हमें याद रखना है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडी एंड वैक्यूल्स, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूकैरियोटिक। क्लियर। राइबोसोम जो होगा वो कॉमन होगा यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक में। डिफरेंस ये है, एक प्रोकैरियोटिक में 70s है, यूकैरियोटिक में 80s है। द प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। प्रोकैरियोटिक में इनमें पैकेज होगी, मेम्ब्रेन बाउंड बोल रहा है, इसका मतलब ही ये है कि राइबोसोम कैसा होता है, मेम्ब्रेन लेस होता है। अब इसमें एक फंडामेंटल मैंने बताया था कि जहां जहां पे डीएनए प्रेजेंट है, मतलब न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म में तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, वहां वहां पे डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियस जेनेटिक मटेरियल को ऐसे समझ लो कि उसको प्रोटेक्शन चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए, वो बॉस है बेटा, तो उसको डबल मेम्ब्रेन में रखा गया है। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट को मैंने एक थ्योरी बताई थी, सेल विद इन सेल थ्योरी, मतलब ये कभी ना कभी प्रोकैरियोटिक सेल थे जो सिम्बियोटिक एसोसिएशन में यूकैरियोट्स के अंदर आ गए, एंड देन क्योंकि ये डिवाइड भी करते हैं बाइनरी फ्यूजन से, इनका अपना डिवीजन होता है, बाइनरी फ्यूजन से ये डिवाइड करते हैं। क्लियर। माइटोकॉन्ड्रिया का डिवीजन किस फेज में होगा सेल साइकिल के? माइटोकॉन्ड्रियल डिवीजन सेल साइकिल के किस फेज में होगा? ऑप्शन G1, S, G2। G2, G2।
ठीक है G2, क्योंकि आपको यहाँ से अब एनर्जी जो माइक्रोबियल स्पिंडल फाइबर्स वगैरह बनते हैं, जो आपके स्पिंडल अपरेटस बनाते हो, उसको एक को बनाने में 30 एटीपी मॉलिक्यूल्स लगते हैं। इस वजह से ये स्ट्रक्चर जो होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड करेगा और मोर एटीपी का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, क्योंकि वो आपको उस फेज के लिए चाहिए, एम फेज के लिए। एप्लीकेशन ऑफ डीएनए यहाँ होगा, चलो इसको बाद में बात क्या कह रहे थे। हाँ, ऑर्गेनेल से रिलेटेड स्टेटमेंट, राइबोसोम आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल फाउंड इन ऑल सेल्स बोथ यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक। विद इन द सेल ribosomes are found not only in the cytoplasm but also within the two organelles chloroplast and mitochondria and on rough ear। अब राइबोसोम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है कि जब 70 ईयर्स पूछे कहाँ होता है तो प्रोकैरियोट, अगर पूछा है डायरेक्ट तो प्रोकैरियोट। यूकैरियोट के लिए पूछ लिया कि कैसे राइबोसोम होते हैं, ऑप्शन में है 80s, ऑप्शन में है 70s, ऑप्शन में है बोथ, तो बोथ इज द करेक्ट। क्लियर, बोथ करेक्ट होगा क्योंकि यूकैरियोटिक के अंदर ही माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है, जिसके अंदर आपको फिर से वो प्रोकैरियोटिक सेल विद इन सेल वाली थ्योरी याद रखना है कि सेल के जो प्रोकैरियोटिक प्लास्टिड वगैरह के अंदर जो राइबोसोम्स है वो सब कैसे है बेटा, 70s राइबोसोम्स है। और ये भी एक फीचर था कि ये प्रोकैरियोटिक सेल्स है, इसको बोल रहे। क्लियर है, ठीक है। फिर हमें पता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जहां पे ये अटैच्ड होंगे उसको आरईआर बोलेंगे। दोनों यूनिट जब राइबोसोम की दो यूनिट प्रेजेंट है, एक साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, एक आरईआर पे प्रेजेंट है, तो वहां पे जब दोनों बाइंड करती है, एक एमआरएनए को लेके आएगा, बाइंड करेगा एंड देन कंप्लीट यूनिट बनेगा, तब वहां पे ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है। तो कुछ चीजें राइबोसोम से जुड़ी आपको ध्यान होनी चाहिए। उसके बाद डेप्थ आपने पढ़ रखी है जेनेटिक में, वहां पे मॉलिक्यूलर बेसिस में वहाँ पे राइबोसोम्स के आरएनए के टाइप्स मैंने बताए हैं, कौन से 20s आरएनए है, 5s आरएनए कैसे कैसे प्रेजेंट होते हैं, वो वहां का पार्ट। बट राइबोसोम से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन 55s इन मैमल्स करेक्ट है। ठीक है, तो राइबोसोम्स एक आपका बियॉन्ड एनसीईआरटी पढ़ने वाली चीज है, इसको आप मार्क कर लेना। सबके पास राइबोसोम की अलग से एक नोट्स होनी चाहिए। ठीक है, नॉट अकॉर्डिंग टू सेल, अकॉर्डिंग टू उसमें ट्रांसलेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, किससे वो टीआरएनए से कहां से बाइंड करता है, वो एमआरएनए को कौन सी यूनिट बाइंड करा के लाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे कौन सी यूनिट है, राइबोसोम की सिंथेसिस कहाँ होती है, इस तरीके से राइबोसोम में स्वेडबर्ग यूनिट क्या है, क्लियर, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, जो ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी एक जगह होनी चाहिए राइबोसोम से रिलेटेड। इट्स नॉट अबाउट द चैप्टर कि आप इस चैप्टर से रिलेटेड रखो, ध्यान रखना इस चीज को। ठीक, एनिमल सेल कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल कॉल्ड सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम सेंट्रियोल से मिलके बना होता है, ठीक है, जो कि आपका सेल डिवीजन में हेल्प करता है। तो एनिमल सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बोले तो नॉन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर हो गए दो। प्लांट सेल के पॉइंट ऑफ व्यू सेंट्रोसोम जो है वो एब्सेंट होता है प्लांट सेल में, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जो स्ट्रक्चर हो गया वो हो जाता है बेटा सिर्फ और सिर्फ राइबोसोम। क्लियर है, ठीक है। बाकी आपने डबल मेम्ब्रेन का देख लिया, नॉन मेम्ब्रेन का देख लिया। अब इसके बाद जितने भी ऑर्गेनल बच रहे हैं वो सब क्या होंगे, सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होंगे, सबके पास सिंगल मेम्ब्रेन होगी। क्लियर, आप पेरोक्सिसोम बोल दो, आप लाइसोसोम बोलो, ठीक है, आप वैक्यूल्स की बात करो, व्हाटएवर फूड वैक्यूल कोई भी बात करोगे, सभी जगह क्या होगा, सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर पड़ होगा। सेल्स डिफर ग्रेटली इन साइज एंड एक्टिविटी। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ से भी बहुत एमसीक्यूज आते हैं। ठीक, सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो माइक्रोप्लाज्मा है, मोनेरन्स में आएंगे ये सब, माइक्रोप्लाज्मा है। एक्सेप्ट माइक्रोप्लाज्मा, सारे मोनेरन्स में सेल वॉल होती है, माइक्रोप्लाज्मा की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो देखने में 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है एंड वहां पे कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होता है। कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन, अब देखो ये मैं थोड़ा सा अलग से बता रही हूँ बेटा, कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होता है और ये ऑस्मोटिक इनएक्टिव होती है, मतलब इस पे ऑस्मोटिक का फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आप अब इसको किससे से रिलेट करोगे, जब मैंने बताया था कि सॉल्ट कंसंट्रेशन आपका पिकल में ज्यादा है, शुगर सिरप जैम वगैरह जेली में ज्यादा होता है शुगर कंसंट्रेशन, वहां पे कोई माइक्रोब्स ग्रो नहीं कर पाते इजली, इसलिए हम पिकल को देखते हैं सालों स्टोर करके रखते हैं। जैम एक बार खरीद लिया है, उसमें आप कंटामिनेशन ना होने दो तो वहां पे अपने आप ऐसा कुछ ग्रो नहीं कर सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ
हाइपरटोनिक कंडीशन है, वहां पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आएगा तो उसके अंदर का वाटर बाहर आ जाएगा, मतलब प्रोटोप्लाज्मिक वाटर उसका बाहर की तरफ एक्सोऑस्मोसिस कर जाएगा, उस वजह से उस लिविंग सेल की डेथ हो जाती है। ये चीज, ये मैकेनिज्म माइकोप्लाज्मा में नहीं होती है, माइकोप्लाज्मा की डेथ नहीं होगी, इसलिए इसको ऑस्मोटिक इनएक्टिव या ऑस्मोटिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। उसके पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्योंकि मैंने यूनिवर्सल बताया, वो देखने में 3 लेयर्ड है। लेयर्ड वर्ड आप तब तक यूज नहीं करोगे क्योंकि लेयर का मतलब हो जाता है टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर। समझ गए? ठीक है, तो आप यहाँ पे एनसीईआरटी पे वापस आते हैं। एनसीईआरटी में साइज दिया हुआ है 0.32 माइक्रोमीटर इन लेंथ, वाइल बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा की साइज दे दिया जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल में भी आपका आ जाएगा, एंड उसके बाद बैक्टीरियल सेल का दिया है 3 to 5 माइक्रोमीटर। फिर हमें याद रखना है पीपीएलओ, ठीक है, पीपीएलओ या एक टर्म और था एमएलओ, ठीक है, मॉलिक्यूल लाइक्स ऑर्गेनिज, वो भी आप यूज करते हो माइकोप्लाज्मा के लिए। पीपीएलओ इज एग्जांपल ऑफ माइकोप्लाज्मा। द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज द एग, किसका? ऑस्ट्रिच का। एमंग मल्टीसेलुलर ऑर्गेन ह्यूमन आरबीसी आर अबाउट 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। नर्व सेल्स, और उसमें भी स्पेसिफिकली नर्व सेल से आपको ध्यान रखना है मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है, मोटर न्यूरॉन्स लॉन्गेस्ट होती हैं। सेल्स आल्सो वेरी ग्रेटली इन देयर शेप, मे बी डिसलाइक पॉलीगोनल, कॉलमनर, क्यूबॉइड और लाइक इवन इरेगुलर। अब यहाँ पे आपको बहुत शॉर्ट में इंफॉर्मेशन है, इसके बारे में आपने सब डिटेल अभी नोट्स अगर सामने ओपन होगी तो वहां पे ध्यान रखो कि जो शेप ऑफ सेल एंड आपको जो साइज ऑफ सेल्स कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई है, जैसे कोकाई, विब्रियो, ठीक है, स्टेफाइलो, स्ट्रेप्टो, वो सब आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर उसी के साथ साथ मैंने प्रोकैरियोटिक में आपको बताया था नंबर ऑफ फ्लैजिला पे टोफोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, इस तरीके के जो डिवीजन कराए थे उसको यहाँ पे आपको बियॉन्ड द एनसीईआरटी थोड़ा ध्यान में रखना है। बाकी ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन में ये तो आपको एकदम ध्यान में रखना चाहिए। आरबीसी की सेल है, आरबीसी की सेल आपकी जो प्रेजेंट रहेगी वो इन्यूक्लिएटेड रहेगी, मैच्योर, ठीक है। आपको एकदम बाइकॉनकेव, राउंड एंड बाइकॉनकेव स्ट्रक्चर है, ये ध्यान में रखना है। व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल को आप ध्यान रखोगे, इसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियस, ठीक है, पीएमएनएल, पीएमएनएल, पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियो ल्यूकोसाइट, ठीक है। डब्ल्यूबीसी के अलग अलग टाइप्स ऑफ सेल्स, जब ब्लड सेल्स पढ़ाया टिश्यू वहां पे बताया बेटा, डब्ल्यूबीसी के अलग अलग तरीके के न्यूक्लियर लोबुलर स्ट्रक्चर होते हैं, उसके बेसिस पे आप उसको डिवाइड करते हो, तो इनको पीएमएनएल बोलते हैं। पॉलीमॉर्फिक कंडीशन, देखने में कई तरीके की मॉर्फोलॉजी है। फिर कॉलमनर एपिथेलियम का दिया आपको, लॉन्ग एंड नैरो। नर्व सेल्स का आपको दे दिया, फिर आर्क ब्रैकेट का दिया है, एंड देन मेसोफिल सेल का दिया हुआ, ठीक है। कोई ऐसी सेल नहीं है जो आपने अभी तक पढ़ी नहीं हो या जिसके बारे में आपको पता नहीं हो, तो जस्ट ये क्वेश्चन फिगर बेस्ड क्वेश्चन, ये तो बिल्कुल कहीं से आपके गलत होने ही नहीं चाहिए। ठीक है, पैरामीटर्स देख लिया एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो दिए हुए वो हो गया। नाउ कम टू प्रोकैरियोटिक सेल आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। अब हमें प्रोकैरियोटिक के लिए पता है, मोनेरा का क्लासिफिकेशन जो पढ़ा हुआ है वो सब यहाँ पे आपको उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको इंक्लूड करनी है। मोनेरा में क्या क्या आ जाता है बेटा? आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। प्रोटिस्टा में कर देंगे वो उसको यूनिस मोनेरा में, ठीक है बेटा, मोनेरा में, हाँ, ठीक है। तो साइनोबैक्टीरिया और ये यूकैरियोटिक यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया। अब हमें पता है कि ओल्डेस्ट जो हमारे जो हाइड्रोथर्मल थे, जो सी वेंट में दिखे थे, वहां पे जो सबसे पहले ओरिजिनेट हुए थे वही बैक्टीरिया आपके आर्की बैक्टीरिया। और ये जो क्लासिफिकेशन आप मुनरा को देखते हो, ये कैसे कि कह लें कि यूबिक्विटस है, सर्वव्यापी, जितने तरीके के एबनॉर्मल कंडीशन है हर जगह वो ग्रो कर सकते हैं। और मॉडर्न बैक्टीरिया में आपको यू बैक्टीरिया आ जाता है, एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आपका पूरा साइनोबैक्टीरिया वाला पोर्शन आ जाता है, जो आपकी
फोटोसिंथेसिस कर सकती है। ठीक है, मतलब जो ऑक्सीजेनिक एनवायरनमेंट में ग्रो करने वाली बैक्टीरिया थी, पहली बार आई वो थी आपकी साइनोबैक्टीरिया। इज इट क्लियर? पहले जो रही होंगी वो केमोसिंथेटिक केमिक एनवायरनमेंट में ग्रो करने वाली है। साइनोबैक्टीरिया इज इंक्लूडेड, हाँ, क्योंकि जस्ट वो आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में उस क्लासिफिकेशन को दिखाया गया है, तो साइनोबैक्टीरिया बाद में आई थी भाई, ऑक्सीजेनिक एनवायरनमेंट में ग्रो करने वाले। तो ऑक्सीजेनिक एनवायरनमेंट जिन्होंने बनाया था वो थे आपके साइनोबैक्टीरिया। क्लियर है बेटा? ठीक है, फिर यहाँ पे अगेन वही वाली बात आई है जो मैंने बोल दिया था, बैसिलस, कोकस, विब्रियो, स्पाइरलम। अब हम इसमें कहें कि चेन है, चेन को क्या बोलते हैं, स्ट्रेप्टो या स्टेफाइलो? चेन ऑफ कोकाई, स्टेफाइलोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस? स्ट्रेप्टोकोकस। बंच, ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर, बंच लाइक स्ट्रक्चर, चेन, स्ट्रेप्टो एंड बंच आपका स्टेफाइलो। तो उसी तरीके से बैसिलस रॉड शेप होगा तो स्टेफाइलो एंड स्ट्रेप्टो बैसिलस हो जाएगा। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, 4 बेसिक स्ट्रक्चर, एंड यहाँ पे आपको एडिशनली फ्लैजेला का अरेंजमेंट भी देखना है। ठीक है, सबके पास होगा, जिनके पास नहीं होगा मुझसे पूछना फिर अलग से। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर इवन थ्रू प्रोकैरियोट्स एग्जिबिट अ वाइड वैरायटी ऑफ शेप्स एंड फंक्शन। अब क्योंकि यूबिक्यूटस है, अलग अलग एनवायरनमेंट, अलग अलग हैबिटेट में ग्रो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो उनकी फंडामेंटल है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर है वो कॉमन। ठीक है, प्रोकैरियोट्स हैव अ सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा, ये पहले बताया मैंने, ये एमसीक्यू है आपका। द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग इन द सेल इज द साइटोप्लाज्म, जो हमने पहले वहां पे लिखा था कि फिजियोलॉजिकल एरेना, ठीक है, एक ऐसे जगह जहां पे सारी प्रोसेस हो रही है वो आपका साइटोप्लाज्म है। देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, इसलिए इसको न्यूक्लियोइड बोला। द जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेकेड, नॉट इन्वेलप्ड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इन एडिशन टू द जीनोमिक डीएनए, सिंगल क्रोमोसोम, सर्कुलर डीएनए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड जेनेटिक इंजीनियरिंग का याद रखना। ठीक है, प्लाज्मिड मतलब स्पेसिफिक होना चाहिए, जिसके पास रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस साइट होगी। इस वजह से ही कुछ बैक्टीरिया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होते हैं। ठीक है, हर बैक्टीरिया पे एंटीबायोटिक वर्क नहीं करती है, वो देखना पड़ता है आप पे कौन सी एंटीबायोटिक आप पे काम नहीं कर रही है। इट मींस कि आपके अंदर उस एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस ही आ गई है, जैसे हम लोग बोलते हैं, उसी तरीके से बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड वो पोर्शन होते हैं जहाँ पे रेजिस्टेंस, ड्रग रेजिस्टेंस साइट होती है। स्मॉल सर्कुलर डीएनए हो गया। अब ये सर्कुलर डीएनए से आपके कई क्वेश्चंस आते हैं, इसके क्या क्या पैरामीटर्स होने चाहिए। जब आप इसको वेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो आपको पता है कि ओरी ऑफ रैप होना चाहिए। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस साइट होनी चाहिए, बहुत स्पेसिफिक होनी चाहिए, फिर क्लोनिंग साइट होनी चाहिए और रेजिस्टेंस साइट होनी चाहिए, मार्कर साइट होनी चाहिए। इस तरीके से जो इन्फॉर्मेशन आपने देख रखी है वो आपके कॉमन क्वेश्चंस हो जाते हैं। ठीक है, एंड सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, ये तो कभी मत भूलना कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, रेप्लिकेट कर सकता है, इसका कोई काम नहीं है क्रोमोसोम से। बैक्टीरियल जीनोम के साथ इसका कोई ऐसा लेना देना नहीं है कि आप प्लाज्मिड को निकाल दोगे तो बैक्टीरिया मर जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक, दिस स्मॉलर डीएनए आर कॉल्ड प्लाज्मिड। द प्लाज्मिड डीएनए कन्फर्म सर्टेन यूनिक फेनोटाइप कैरेक्टर टू सच बैक्टीरिया। जैसे आप याद रखो कि जब हमने बोला था कि बैक्टीरियोफाज, बैक्टीरियोफाज एंटर करता है, तो जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आप जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज कर रहे हो वो एक्चुअली में यहाँ से सिंथेसिस होते हैं, इनके अंदर बनते हैं। ठीक, तो वो जाके उनको कट कर देते हैं। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको फिनोटाइपिकली डिफरेंट दिखेगी। फिर आप कॉन्जुगेशन मैकेनिज्म याद रखो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं, कहाँ, बैक्टीरिया में, ठीक है, तो वहां पे एक कॉन्जुगेशन मैकेनिज्म है कि दो बैक्टीरिया के बीच में कॉन्जुगेशन ट्यूब बनता है। तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन ट्यूब F प्लस और F माइनस बोलते हैं, जिसके पास प्लाज्मिड है वो F प्लस है, और यहाँ से यहाँ रेप्लिकेट किया, यहाँ से एक प्लाज्मिड मूव करके यहाँ चला गया, तो आप कैसे देख रहे हो, जेनेटिक वेरिएशन आ जाएगा ना ये F माइनस वाले के अंदर, इसलिए हम उसको क्या बोल देते हैं बेटा, मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कॉन्जुगेशन।
ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन में जो आप प्लाज्मिड की स्टडी से ही वहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ते हो। रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, ये पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है एनसीईआरटी में, तो एकदम फोकस करके। इन हायर क्लासेस यू विल लर्न दैट दिस प्लाज्मिड डीएनए इज यूज्ड टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए, जो आप आरडीटी को आरडीटी रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में देख रहे थे, एंड फिर वहां पे आप यही मार्कर जीन को यूज करके आप वहां ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कॉलोनीज में डिफ्रेंशिएट करोगे। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोट, प्रोकैरियोटिक में नहीं होगा। नो ऑर्गेनेल लाइक्स द ones in eukaryotes are found in prokaryotic cells except for the ribosome. Prokaryotic have something unique in the form of inclusions. Inclusions are the non-living storage body है, क्लियर, ध्यान में रखना। Inclusions are the storage body, जिस चीज को स्टोर करेंगे उसके अकॉर्डिंग इनकी टर्मिनोलॉजी हो जाती है। स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मीसोसोम इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोटिक मेम्ब्रेन बाउंड मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन से स्ट्रक्चर एक बनता है, फोल्डिंग से स्ट्रक्चर बनता है, जो कि आपकी एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया है, रेस्पिरेशन में बोलते हैं कि हेल्प कर रहा है। ठीक है, रिसेंट की कुछ स्टडी है कि वो प्रूफ करती है कि मीसोसोम जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है, दैट इज द केमिकल। जब आप स्टडी करते हो प्रोकैरियोट को तो वहां पे केमिकल वजह से उस तरीके के पैकेट दिखते हैं, बट आप